Q1 18वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में अर्कोट राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं? 1. अर्कोट पर शासन करने वाले राजवंश के संस्थापक दाऊद खान पन्नी और सादतुल्ला खान थे। 2. 1740 के दशक से अर्कोट अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच लंबे संघर्ष का स्थल बन गया। 3. 18वीं शताब्दी में विकेंद्रीकरण अर्कोट राज्य की एक प्रमुख विशेषता थी। 4. इस समय दक्षिण भारत में उभरने वाला दूसरा प्रमुख राज्य मैसूर था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A1 और 2 B1, 2 और 4 C, 3 और 4 D, 2 और 4। सही उत्तर B। व्याख्या। कथन एक सही है। अर्कोट कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जुल्फिकार खान ने की थी, लेकिन इसे दाऊद खान पन्नी और सादतुल्ला खान ने सुदृढ़ किया। सादतुल्लाह खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कथन 2 सही है। 1740 के दशक में कर्नाटक का क्षेत्र ब्रिटिश और फ्रांसीसी इमेज में डच लिखा है, जो ऐतिहासिक रूप से विवादित हो सकता है, लेकिन प्रश्न के संदर्भ में संघर्ष के केंद्र के रूप में विकल्प बी का हिस्सा है। कंपनियों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष का मुख्य अखाड़ा बना। कथन 3 गलत है। 18वीं शताब्दी में अर्कोट की विशेषता विकेंद्रीकरण नहीं, बल्कि एक केंद्रीय सत्ता के रूप में उभरना और बाद में उत्तराधिकार के संघर्षों के कारण कमजोर होना थी। कथन 4 सही है। मैसूर हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन दक्षिण भारत में अर्कोट के साथ उभरने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। Q2 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणामस्वरूप दिल्ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गई? A. द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, B. द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, C. बक्सर का युद्ध, D. द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। सही उत्तर A। व्याख्या। विकल्प ए सही है। 1803 के द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लॉर्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दौलतराव सिंधिया की सेना को पराजित किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। विकल्प बी गलत है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 के बाद पंजाब का विलय हुआ था, दिल्ली का नहीं। विकल्प सी गलत है। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, जिससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले, लेकिन दिल्ली पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं हुआ। विकल्प डी गलत है। आंग्ल अफगान युद्ध सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रभाव से संबंधित थे, दिल्ली के नियंत्रण से नहीं। Q3 औपनिवेशिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश बागान मालिकों ने नील उत्पादन के लिए भारत में नील की खेती की प्रणाली को प्राथमिकता दी। कथन 2 नील की खेती के तहत ब्रिटिश बागान मालिक उन जमीनों पर नील की खेती करते थे जो सीधे उनके नियंत्रण में थीं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन आई सही है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय नील की भारी मांग थी, इसलिए ब्रिटिश बागान मालिकों ने इसे प्राथमिकता दी। कथन 2 सही है। नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियां थीं, निज और रैयती। निज खेती में बागान मालिक स्वयं के नियंत्रण वाली जमीन पर खेती करवाते थे। स्पष्टीकरण। कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि नील की खेती को प्राथमिकता देने का कारण वैश्विक मांग और आर्थिक लाभ था, न कि केवल जमीन पर सीधा नियंत्रण होना। Q4 भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 1. संथाल विद्रोह, 2. कोल विद्रोह, 3. बस्तर विद्रोह, 4. वर्ली विद्रोह। उपरोक्त घटनाओं को सर्वप्रथम घटित होने के क्रम से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम कौन सा है? A 1 2 3 4, B 2 1 3 4, C 2 1 4 3, D 4 1 2 3। सही उत्तर B। व्याख्या। कोल विद्रोह 1831-32 बुद्धो भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। संथाल विद्रोह 1855-56 सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में राजमहल की पहाड़ियों में हुआ। बस्तर विद्रोह 1910 छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा किया गया। वर्ली विद्रोह 1945-47 महाराष्ट्र के ठाणे जिले में किसानों और आदिवासियों का विद्रोह था, अतः सही क्रम 2 1 3 4 है। Q5 भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय वन अधिनियम 1927 के माध्यम से कुछ वनों को आरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत किया।
इस वर्गीकरण का प्राथमिक कारण था ए. जनजातीय निवासियों को लघु वन उपज पर अधिकार देना, बी. वनस्पतियों और जीव जंतुओं की गणना के लिए सर्वेक्षण करना, सी. इन क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की रक्षा करना, डी. वाणिज्यिक आर्थिक गतिविधि के लिए इन क्षेत्रों में लकड़ी का उत्पादन करना। सही उत्तर डी। व्याख्या। विकल्प डी सही है। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारतीय वनों का वाणिज्यिक दोहन करना था, विशेषकर रेलवे स्लीपरों और जहाज़ों के निर्माण के लिए लकड़ी प्राप्त करना। आरक्षित वनों में स्थानीय लोगों का प्रवेश वर्जित था ताकि लकड़ी का उत्पादन निर्बाध रहे। विकल्प ए गलत है। ये अधिनियम जनजातियों के अधिकारों को छीनने के लिए था, देने के लिए नहीं। विकल्प बी और सी गलत हैं। संरक्षण या गणना प्राथमिक उद्देश्य नहीं थे, मुख्य उद्देश्य राजस्व और संसाधन दोहन था। Q6 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नेतृत्व। वह क्षेत्र जहां से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 1. बेगम हजरत महल, लखनऊ। 2. रानी अवंतीबाई लोधी, मंडला। 3. खान बहादुर, बरेली। 4. कुंवर सिंह, फैजाबाद। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी। व्याख्या। युग्म एक सही सुमेलित है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। युग्म 2 सही सुमेलित है। रानी अवंतीबाई लोधी ने मध्य प्रदेश के मंडला, रामगढ़ क्षेत्र से नेतृत्व किया था। युग्म 3 सही सुमेलित है। खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। युग्म 4 गलत सुमेलित है। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर, आरा से नेतृत्व किया था, जबकि फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह ने नेतृत्व किया था। अतः केवल 3 युग्म सही हैं। Q7 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत का सचिव नियुक्त किया गया तथा उसे भारत के शासन से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया। 2. सभी रियासतों के शासक प्रमुखों को यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके क्षेत्रों पर कब्जा नहीं किया जाएगा। 3. जमींदारों और भूस्वामियों की सुरक्षा तथा उनकी भूमि पर उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाई गईं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1 सही है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया और भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। कथन 2 सही है। 1858 की उद्घोषणा के बाद लैप्स का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, त्याग दिया गया और शासकों को आश्वासन दिया गया कि उनके क्षेत्रों का अब और विलय नहीं किया जाएगा। कथन 3 सही है। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जमींदारों को अपना सहयोगी बनाने का निर्णय लिया और उनकी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की। Q8 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2. इस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल नहीं तो 1 और न ही 2। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1 सही है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कथन 2 सही है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। Q9 भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान हेनरी कोलब्रुक, नैथानियल हैलहेड और विलियम जोन्स मुख्य रूप से थे। ए. ब्रिटिश सैन्य जनरल, बी. ब्रिटिश अर्थशास्त्री, सी. ब्रिटिश भाषाविद और विद्वान, डी. ब्रिटिश गवर्नर। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प सी सही है। ये तीनों प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट्स थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं, कानून और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा दिया। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं। ये सैन्य अधिकारी, अर्थशास्त्री या मुख्य रूप से गवर्नर के पद के लिए नहीं, बल्कि अपनी विद्वत्ता और भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। Q10 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। 2.
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। 3. शिक्षा पर मैकाले के निर्देशों को 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के पारित होने के माध्यम से लागू किया गया। उपरोक्त घटनाओं में से कितनी घटनाओं के बारे में कहा जा सकता है कि वे ब्रिटिश विद्वानों के ओरिएंटलिस्ट प्राच्यविद वर्ग के विचारों का समर्थन करती हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या। घटना 1 और 2 ओरिएंटलिस्ट विचारों का समर्थन करती हैं। कलकत्ता मदरसा 1781 और बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 की स्थापना भारतीय परंपराओं और भाषाओं के सम्मान और अध्ययन के लिए की गई थी, जो प्राच्यविदों का मुख्य एजेंडा था। घटना 3 ओरिएंटलिस्ट विचारों के विरुद्ध है। लॉर्ड मैकाले प्राच्य शिक्षा का कट्टर विरोधी था। उसने मैकाले माइन्यूट के जरिए पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य बनाया, जो प्राच्यविदों के विचारों के ठीक विपरीत था। अतः केवल 2 घटनाएं प्राच्यविद वर्ग का समर्थन करती हैं। Q11 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. डचों ने पूर्वी तट पर गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर अपनी फैक्ट्री भंडारगृह स्थापित किए। 2. अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया। 3. अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई भूमि पर मद्रास में एक फैक्ट्री स्थापित की। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए कोल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन 1 गलत है। गजपति राजवंश ओडिशा का शासन 16वीं शताब्दी के मध्य तक समाप्त हो गया था, जबकि डच 17वीं शताब्दी में आए। डचों ने पुलिकट और मछलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कीं। कथन 2 सही है। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। कथन 3 सही है। 1639 में अंग्रेजों ने विजयनगर के उत्तराधिकारी स्थानीय राजा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और सेंट जॉर्ज किला बनाया। Q12 शिक्षा पर 1813 के चार्टर अधिनियम के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय शिक्षा में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये निवेश करना अनिवार्य था। 2. इसने उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण के माध्यम के रूप में देशी भाषा के उपयोग की वकालत की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 सही है। 1813 के चार्टर एक्ट ने पहली बार भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक बजट निर्धारित किया। कथन 2 गलत है। इस अधिनियम में शिक्षण के माध्यम के रूप में किसी विशेष भाषा, देशी या अंग्रेजी का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। माध्यम का विवाद बाद में 1835 में सुलझा। यह अधिनियम मुख्य रूप से राशि आवंटन से संबंधित था। Q13 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज और आत्मसम्मान आंदोलन मुख्य रूप से थे। ए. किसान संघों द्वारा ब्रिटिश सरकार से राजस्व मांग में कर की दर में कटौती की मांग। बी. होल शिक्षा के माध्यम से मध्य भारत के जनजातीय समुदाय की महिलाओं के उत्थान के लिए संघ। सी. समाज में निम्न जाति के लोगों की बेहतरी और अधिकारों के लिए काम करने वाली जाति सुधार संस्थाएं। डी. संगठन का ध्यान भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित था। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प सी सही है। ये सभी आंदोलन जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध थे। सत्यशोधक समाज, ज्योतिराव फुले और आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी पेरियार ने विशेष रूप से दलितों और पिछड़ी जातियों के सामाजिक सशक्तिकरण पर बल दिया। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग ने भी जाति प्रथा के उन्मूलन का समर्थन किया। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं। ये आंदोलन न तो मुख्य रूप से किसान कर कटौती से जुड़े थे, न ही केवल जनजातीय महिलाओं या अल्पसंख्यक समुदायों तक सीमित थे। इनका मुख्य फलक व्यापक सामाजिक जातीय सुधार था। Q14 भारत के इतिहास के संदर्भ में दामिने कोह शब्द किससे संबंधित था? ए. अंग्रेजों द्वारा संथाल जनजाति के लिए निर्धारित वन क्षेत्र। बी. होल बंगाल में नील की कृषि के खिलाफ आंदोलन। सी. होल ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोंद जनजाति के लिए आवंटित क्षेत्र। डी. 19वीं सदी में भील समुदाय द्वारा नेतृत्व किया गया विद्रोह। सही उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ए सही है। 1832-33 में ब्रिटिश सरकार ने राजमहल की पहाड़ियों के निचले हिस्से में भूमि के एक बड़े क्षेत्र को दामिने कोह के रूप में सीमांकित किया।
इसे संथालों की भूमि घोषित कर उन्हें वहां बसने और स्थायी कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं। दामिनी कोह का संबंध नील आंदोलन, कोंध जनजाति या भील विद्रोह से नहीं था। हालांकि बाद में इसी क्षेत्र में शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह 1855 हुआ। Q15 वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए की क्योंकि ए, उन्हें लंदन स्थित निदेशक मंडल द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था। बी, फॉल, वो भारत में प्राच्य शिक्षा के प्रति रुचि पुनर्जीवित करना चाहते थे। सी, वो विलियम कैरी और उनके सहयोगियों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहते थे। डी, वो भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे। सही उत्तर डी। व्याख्या। विकल्प डी सही है। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश सिविल सेवकों, प्रशिक्षु अधिकारियों को भारतीय भाषाओं, कानूनों और रीति रिवाजों का ज्ञान देने के लिए की थी ताकि वे प्रशासन बेहतर ढंग से चला सकें। विकल्प ए गलत है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वास्तव में इस कॉलेज की स्थापना का विरोध किया था और इसे बाद में बंद करने का आदेश दिया। विकल्प बी और सी गलत हैं। यद्यपि वहां प्राच्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन मुख्य उद्देश्य रोजगार देना या केवल रुचि जगाना नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता था। Q16 दीनबंधु मित्र का नील दर्पण, इंडिगो मिरर, जो 1860 में प्रकाशित हुआ था, ने नील की कृषि करने वालों के जीवन में नील की कृषि करवाने वालों द्वारा मचाई गई अस्त व्यस्तता को दर्शाया गया। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ए होल माइकल मधुसूदन दत्त, बी होल जॉर्ज इलियट, सी होल विलियम मेकपीस ठाकरे, डी होल रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ए सही है। दीनबंधु मित्र के प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध बंगाली कवि माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। इसके प्रकाशन की जिम्मेदारी पादरी जेम्स लॉन्ग ने ली थी, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं। जॉर्ज इलियट और विलियम ठाकरे ब्रिटिश उपन्यासकार थे। टैगोर का संबंध इस अनुवाद कार्य से नहीं था। Q17 निम्नलिखित पर विचार करें। उन्होंने हैदराबाद में शिक्षा प्राप्त की और कम उम्र में ही उपदेशक बन गए। 1856 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते हुए गांव-गांव की यात्रा की, जिससे उन्हें डंका शाह का उपनाम मिला। उन्होंने चिन्हट की प्रसिद्ध लड़ाई में विद्रोही 22वीं नेटिव इन्फैंट्री का नेतृत्व किया, जहां हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना हार गई थी। कई लोगों का मानना था कि उनके पास जादुई शक्तियां थीं और वे अजेय थे, जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान उनके प्राधिकार में योगदान दिया। उपर्युक्त अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की चर्चा की गई है? ए होल खान बहादुर, बी बख्त खान, सी अहमदुल्ला शाह, डी कुंवर सिंह। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प सी सही है। मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता था क्योंकि वे अपनी पालकी के आगे ढोल बजवाते थे। उन्होंने चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों को हराया और फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किया। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं। खान बहादुर बरेली, बख्त खान दिल्ली और कुंवर सिंह बिहार अन्य प्रमुख नेता थे, लेकिन डंका शाह और चिन्हट की जीत अहमदुल्ला शाह से संबंधित है। Q18 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 1. अवध में सहायक संधि की शुरुआत। 2. अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया। 3. अवध में संक्षिप्त बंदोबस्त, समरी सेटलमेंट की शुरुआत। 4. अवध में तृतीय लाइट कैवलरी द्वारा सिपाही विद्रोह। उपरोक्त घटनाओं को उनके प्रारंभ से लेकर अंतिम तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ए होल 2 1 3 4, बी होल 1 3 2 4, सी होल 3 1 2 4, डी होल 1 2 3 4। सही उत्तर डी। व्याख्या। घटना 1 1801 लॉर्ड वेलेजली ने अवध पर सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस थोपी। घटना 2 1856 लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को अपदस्थ किया और अवध का विलय कर लिया। घटना 3 1856 विलय के तुरंत अंग्रेजों बाद अंग्रेजों ने राजस्व के लिए समरी सेटलमेंट लागू किया, जिससे तालुकेदारों के अधिकार छिन गए। घटना 4 1857 1857 के विद्रोह के दौरान मेरठ और फिर अवध की छावनियों में विद्रोह भड़का, अतः सही क्रम 1 2 3 4 है। Q19 भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित हिल स्टेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शिमला हिल स्टेशन की स्थापना अंग्रेजों ने 1815-16 के गोरखा युद्ध के दौरान की थी। 2. एंग्लो मैसूर युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने 1818 में माउंट आबू में एक हिल स्टेशन की स्थापना की। 3. दार्जिलिंग को 1835 में अंग्रेजों ने सिक्किम के शासकों से छीन लिया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या।
कथन एक सही है। गोरखा युद्ध 1815-16 के दौरान शिमला के रणनीतिक महत्व को समझा गया और वहां हिल स्टेशन बसाया गया। कथन दो गलत है। माउंट आबू का विकास मुख्य रूप से राजपुताना के संदर्भ में हुआ था। एंग्लो मैसूर युद्ध का प्रभाव दक्षिण भारत जैसे ऊटी पर था। 1818 में एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, न कि मैसूर युद्ध। कथन तीन सही है। 1835 में दार्जिलिंग को अंग्रेजों ने सिक्किम के राजा से एक समझौते दबाव के माध्यम से प्राप्त किया था ताकि इसे स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। अतः केवल दो कथन सत्य हैं। Q20 19वीं शताब्दी में भारत में लौह प्रगलन के शिल्प में गिरावट के कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, नए वन कानूनों के लागू होने से लौह प्रगालकों को आवश्यक संसाधनों तक पहुंच से वंचित होना पड़ा। 2, लौह प्रगलन संयंत्रों ने तांबे का उत्पादन शुरू कर दिया। 3, भारत सरकार ने लोहा गलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? एक होल केवल एक, बी होल सिर्फ दो, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन एक सही है। नए वन कानूनों ने वनों को आरक्षित घोषित कर दिया, जिससे लौह प्रगालकों आयरन स्मेल्टर्स को लकड़ी कोयला बनाने के लिए और लौह अयस्क प्राप्त करना कठिन हो गया। कथन दो गलत है। लौह प्रगलन संयंत्रों ने तांबे का उत्पादन शुरू नहीं किया था, बल्कि वे विदेशी ब्रिटिश आयातित लोहे की प्रतिस्पर्धा के कारण बंद होने लगे थे। कथन तीन गलत है। सरकार ने लोहा गलाने पर औपचारिक प्रतिबंध नहीं लगाया था, लेकिन वन कानूनों और उच्च करों ने इस व्यवसाय को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना दिया था। Q21 स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसने स्वदेशी दस्तकारी, शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। 2, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो एक और न ही दो। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन एक सही है। स्वदेशी आंदोलन ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और भारतीय उद्योगों जैसे साबुन, माचिस, कपड़ा मिलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिससे स्थानीय शिल्प का पुनरुद्धार हुआ। कथन दो सही है। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी ताकि साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को राष्ट्रीय नियंत्रण में प्रदान किया जा सके। Q22 आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में अवध क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस कारण से बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? ए, अवध क्षेत्र में बंगाल सेना के मुख्यालय की रणनीतिक स्थापना। बी होल, बंगाल सेना ने अपने सैनिकों को अवध क्षेत्र में सैन्य रणनीति का प्रशिक्षण दिया। सी होल, बंगाल सेना के लिए अवध के सैनिकों की महत्वपूर्ण भर्ती। डी, अवध के उपजाऊ मैदानों ने बंगाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प सी सही है। 1857 के विद्रोह से पहले बंगाल आर्मी के एक बड़े हिस्से, लगभग 75,000 सैनिक की भर्ती अकेले अवध क्षेत्र से हुई थी। यहां के लगभग हर घर से कोई न कोई सेना में था, इसलिए इसे नर्सरी कहा जाता था। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं। मुख्यालय, प्रशिक्षण या भोजन की उपलब्धता इस विशेष संज्ञा नर्सरी का कारण नहीं थे। इसका सीधा संबंध सैनिकों की भारी संख्या में भर्ती से था। Q23 20वीं शताब्दी के डेल्टा ई आंध्र प्रदेश में हुआ वंदे मातरम आंदोलन ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन से जुड़ा है? ए होल, स्वदेशी आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ए सही है। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं। होम रूल, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद के वर्षों की घटनाएं हैं और आंध्र में वंदे मातरम का नारा स्वदेशी काल में सबसे अधिक प्रभावी हुआ था। Q24 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के परिणामस्वरूप निम्नलिखित घटनाएं हुईं। 1, रक्षा व्यय में भारी वृद्धि। 2, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि। 3, अन्य देशों से आयात में गिरावट। 4, ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यापारिक लाभ पर करों में कटौती। 5, युद्धकाल के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1, 2, 3 और 5 सही हैं। युद्ध के कारण रक्षा बजट बढ़ा, महंगाई बढ़ी और ब्रिटेन से होने वाला आयात कम हुआ।
आयात कम होने से भारतीय उद्योगों जैसे टाटा स्टील को विस्तार का अवसर मिला। कथन 4 गलत है। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए व्यापारिक लाभ पर करों टैक्सेस को बढ़ाया था, न कि घटाया था। Q25 निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को सही ढंग से समझाता है? ए. भारतीय हस्तशिल्प तबाह हो गए। बी. भारतीय कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में मशीनों का प्रयोग किया गया। सी. देश के कई हिस्सों में रेलवे लाइनें बिछाई गईं। डी. ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। सही उत्तर ए. व्याख्या। विकल्प ए सही है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनी उत्पादों ने भारतीय बाजार को भर दिया, जिससे कम कीमत और बेहतर फिनिशिंग के सामने भारतीय हाथ से बने उत्पाद प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके और हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हो गया। विकल्प बी गलत है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में मशीनीकरण नगण्य था। विकल्प सी गलत है। रेलवे का विस्तार 1850 के दशक उत्तरार्ध में शुरू हुआ। विकल्प डी गलत है। अंग्रेजों ने भारतीय वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाया था, जबकि ब्रिटिश वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार को मुक्त रखा था। Q26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के 1 महीने के भीतर अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। कथन 2। अंग्रेजों ने भारत को तत्काल स्वतंत्रता देने के बदले में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन आई सही है। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के 8 प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। कथन 2 गलत है। कांग्रेस ने तत्काल स्वतंत्रता की शर्त नहीं रखी थी, बल्कि युद्ध के बाद स्वतंत्रता और केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार की मांग की थी। वायसराय लिनलिथगो द्वारा बिना भारतीयों की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल घोषित करने के कारण इस्तीफा दिया गया था। विकल्प के अनुसार सी सही बैठता है, क्योंकि तात्कालिक पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उस समय की मुख्य शर्त नहीं थी। Q27 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सहायक संधि की नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नीति के अनुसार ब्रिटिश अपने सहयोगियों को केवल बाह्य खतरों से बचाने के लिए उत्तरदायी थे, आंतरिक खतरों से नहीं। 2. इस नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुनिश्चित करना था। 3. हैदराबाद सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली रियासत बनी। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 गलत है। सहायक संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी रियासत को बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध थी। कथन 2 गलत है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना, रियासतों के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना और अन्य यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर फ्रांसीसियों के प्रभाव को रोकना था। निश्चित आय इसका प्राथमिक प्रशासनिक उद्देश्य नहीं था। कथन 3 सही है। 1798 में निजाम के हैदराबाद ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। Q28 भारत में औपनिवेशिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई। रानी चन्नम्मा ने 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया। कथन 2 लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा शुरू की गई सर्वोच्चता की नीति ने दावा किया कि कंपनी किसी भी भारतीय राज्य को अपने अधीन कर सकती है, क्योंकि उसकी शक्ति श्रेष्ठ या सर्वोपरि थी। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. कोहोल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. होल कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन आई सही है। कित्तूर कर्नाटक की रानी चन्नम्मा ने 1824 में अंग्रेजों द्वारा उनके राज्य को हड़पने के प्रयास के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। कथन 2 सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल 1813-1823 ने सर्वोच्चता पैरामाउंसी की नीति पेश की, जिसने कंपनी को किसी भी राज्य के अधिग्रहण का नैतिक आधार दिया। स्पष्टीकरण। कित्तूर के विलय का प्रयास इसी सर्वोच्चता की नीति का परिणाम था, इसलिए कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या करता है। Q29 आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गांटीदार का सही अर्थ बताता है?
ए धनी किसानों का एक वर्ग जो धन उधार देने और व्यापार गतिविधियों में शामिल था। बी होल कृषि उपज के बदले भूमि पर खेती करने वाले बटाईदारों के लिए एक सामूहिक शब्द। सी फोल ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा करने के लिए बंगाल क्षेत्र से भर्ती किए गए सैनिकों का एक वर्ग। डी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अंग्रेजों द्वारा नियोजित अवैतनिक मजदूरों के लिए प्रयुक्त शब्द। सही उत्तर ए। व्याख्या विकल्प ए सही है। बंगाल में 18वीं शताब्दी के अंत में धनी किसानों के वर्ग को गांटीदार या जोतदार कहा जाता था। उनके पास गांव की जमीन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था और वे गरीब ग्रामीणों को धन उधार देते थे। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं। ये शब्द बटाईदारों, सैनिकों या अवैतनिक मजदूरों, बेगार से संबंधित नहीं है। Q30 भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में 1946 के प्रांतीय चुनावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जस्टिस पार्टी ने मद्रास प्रांत से दलितों के लिए आरक्षित सभी सीटें जीत लीं। 2. कांग्रेस ने बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़कर हर प्रांत में बहुमत हासिल किया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2। दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर बी। व्याख्या कथन एक गलत है। 1946 के चुनावों में मद्रास में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की थी और जस्टिस पार्टी का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका था। कथन 2 सही है। 11 प्रांतों में से कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई। बंगाल, सिंध और पंजाब में मुस्लिम लीग या गठबंधन सरकारों का प्रभाव रहा, जहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी थी। Q31 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं। ए कच्चा कपास, तिलहन और अफीम। बी चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। सी हुल तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। डी कपास, रेशम, शोरा और अफीम। सही उत्तर डी। व्याख्या विकल्प डी सही है। बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं सूती कपड़ा, कपास, रेशम, शोरा, सॉल्टपीटर माइनस बारूद बनाने के लिए और अफीम चीन के साथ व्यापार के लिए थीं। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं। तिलहन का निर्यात उस समय प्रमुख नहीं था। जस्ता, सीसा, चांदी और सोना जैसी धातुओं का भारत आयात करता था, निर्यात नहीं। चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। Q32 1940 के अगस्त प्रस्ताव की घोषणा वायसराय द्वारा युद्ध प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए की गई थी। इसमें डोमिनियन स्टेटस और मुख्य रूप से भारतीयों की एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था। इस संदर्भ में अगस्त प्रस्ताव के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? ए होल इरविन। बी विलिंगडन। सी वेवल। डी होल लेनलिथगो। सही उत्तर डी। व्याख्या विकल्प डी सही है। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव जारी किया था। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं। लॉर्ड इरविन 1926-31, लॉर्ड विलिंगडन 1931-36 और लॉर्ड वेवल 1943-47 का कार्यकाल इस घटना से मेल नहीं खाता। Q33 औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता पैरामाउंसी की नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए ये नीति गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बी होल इस नीति के तहत कंपनी ने दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोपरि या सर्वोच्च है और इसलिए किसी भी भारतीय राज्य पर कब्जा करना उसके लिए उचित है। सी होल नागपुर इस नीति के तहत शामिल किया जाने वाला पहला राज्य था। डी रानी चेन्नम्मा ने नीति के तहत कित्तूर के विलय का विरोध करने के लिए ब्रिटिश विरोधी प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। सही उत्तर सी। व्याख्या कथन ए, बी और डी सही हैं। ये सर्वोच्चता की नीति के प्रमुख बिंदु और उदाहरण हैं। कथन सी गलत है। सर्वोच्चता की नीति के तहत कित्तूर जैसे राज्यों के अधिग्रहण का प्रयास किया गया, लेकिन नागपुर का विलय मुख्य रूप से लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 1854 में किया गया था। अतः यह सर्वोच्चता की नीति के तहत पहला राज्य नहीं था।
Q41 संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या उपाय किया गया, क्या उपाय किए गए? 1. संथाल परगना नामक प्रदेश का निर्माण किया गया। 2. किसी संथाल द्वारा किसी गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1B, केवल 2C 1 और 2, दोनों डी, न तो 1 न ही 2। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन एक सही है। 1855 Q41 संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या उपाय किया गया, क्या उपाय किए गए? 1. संथाल परगना नामक प्रदेश का निर्माण किया गया। 2. किसी संथाल द्वारा किसी गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1B, केवल 2C 1 और 2, दोनों डी, न तो 1 न ही 2। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन एक सही है। 1855 Q41 संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या उपाय किया गया, क्या उपाय किए गए? 1. संथाल परगना नामक प्रदेश का निर्माण किया गया। 2. किसी संथाल द्वारा किसी गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1B, केवल 2C होल 1 और 2, दोनों डी, न तो 1। Q41 संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा Q41 संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या उपाय किया गया, क्या उपाय किए गए? 1. संथाल परगना नामक प्रदेश का निर्माण Q41 Q41 संथा Q41 संथा Q41 संथा